हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज इको के चैप्टर के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ और चैप्टर है इकोनॉमिक्स का मुद्रा और साख। पहले इसी टॉपिक को क्लियर कर ली, मुद्रा क्या है और साख क्या है। मुद्रा का अर्थ, इसको इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं, लेकिन हम इसको समझने से पहले थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि जब हमारे पास इस नाम की कोई वस्तु नहीं थी तो हम लोग वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे करते होंगे। अभी तो हमारे पास सुविधा है कि हमें जो भी वस्तु खरीदनी है, बाज़ार में गए या जो हमारे मोहल्ले में दुकान है या कहीं भी, अपना उनको हमने जेब से पैसा निकाल के दिया, उनसे सामान ले आए। लेकिन जब ये चीज़ नहीं थी हमारे पास तो हम कैसे सामान खरीदते होंगे, कैसे आदान प्रदान करते होंगे। निश्चित रूप से उस समय कुछ कठिनाइयों का दौर रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जिसका हर कदम पर आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलें तुरंत इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी हमें कुछ लेन देन करना है। तो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, जब मानव सभ्यता प्रारंभ हुई उसने धीरे धीरे कृषि करना प्रारंभ किया, कृषि कार्य प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होते चले गए। तो वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की। पहले जब ये मुद्रा नहीं थी तो वस्तु के बदले में वस्तु देकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी। अर्थात मान लीजिए कि हमें चावल की आवश्यकता है, हमारे घर में चावल नहीं है, हमारे घर में उस समय गेहूं है या बाजरा है या अन्य कोई अनाज है, तो उस अनाज को हम ले गए, हमने कहा भाई आप ये अनाज ले लीजिए, हमें ये अनाज दे दीजिए। तो उसके माध्यम से वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान, और इसको दूसरे शब्दों में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कहते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि जब हमारे पास गेहूं है और दूसरे के पास चावल है, उसको गेहूं की आवश्यकता नहीं है, हमें चावल की आवश्यकता नहीं है, उसको दाल की आवश्यकता है और हमें जो है सरसों की आवश्यकता है, तब कैसे करेंगे हम। तब तो दिक्कत वाली बात है, कठिनाई वाली बात है। एक तो ये कि हमें हमें पहले जो हमने बताया कि हमें चावल की आवश्यकता थी, हमने गेहूं दिया, चावल ले आए, लेकिन जो सामान उसके पास है वो हमें नहीं लेना है और जो हमारे पास है उसको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे लेन देन करेंगे हम, समस्या। तो फिर इतिहास में ऐसा आता है कि कौड़ियों का प्रयोग किया गया था, जो नदियों में या समुद्रों में मिलती है छोटी छोटी, उसका प्रयोग किया गया। तो किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए जो भी वस्तु प्रयोग में लाई जाती है, सामान्य भाषा में उसको मुद्रा कहा जाता है। अब पहली बार कौड़ी प्रयोग में लाएगी तो उस समय मुद्रा कौड़ी थी। उसके बाद जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि कहीं पर सोने के सिक्के चलते थे, कहीं पर चांदी के सिक्के चलते थे। कभी इतिहास में आता है कि तांबे के सिक्के चले, कभी पीतल के सिक्के चले। इतिहास में आता है कि एक शासक ने चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे। सातवाहन वंश में आता है, या इसमें कनिष्क के काल में किसी शीशे के सिक्के भी चलवाए गए थे। तो ये मुद्राओं के विभिन्न स्वरूप हैं और हमारे यहाँ, हमारे देश में इसको रुपया कहा जाता है या पैसा कहा जाता है। तो ये कागज़ के नोट के रूप में हमारे पास है और इसको सभी स्थानों पर, सभी पूरे देश में सब जगह मान्यता प्राप्त है कि हाँ ये मुद्रा है और इसी के द्वारा हमें
क्रय विक्रय करना है, लेन देन करना है। तो ये जो वस्तु है जिसके माध्यम से हम क्रय विक्रय करते हैं, इसी को हम मुद्रा कहते हैं। ये किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे मैंने बताया, कभी सोने के सिक्के, कभी चांदी के सिक्के, आज कागज़ के नोट चल रहे हैं, कहीं पर प्लास्टिक के रूप में भी चलते हैं। तो ये सारे इसके विभिन्न रूप हैं। तो इस तरह से जो मुद्रा होती है वो मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है, मतलब बीच की हुई ना, कि हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हमने मुद्रा दी और सामान ले आए, हमें कुछ बेचना है तो हमने उसको दिया, उससे फिर पैसा लिया। तो इस तरह से ये मध्यवर्ती भूमिका निभाती है और जो आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग है, यानी वस्तु विनिमय है, उसको समाप्त करती है। तो इस तरह से इसको हम मुद्रा के रूप में जानते हैं और इसको विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। फिर इसके आधुनिक स्वरूप, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, विभिन्न प्रकार के सिक्के। अब उसके साथ साथ एक और है जो आधुनिक रूप में बैंकों के निक्षेप, अर्थात एक मुद्रा का ये भी स्वरूप है चेक द्वारा भुगतान। वर्तमान स्वरूप में ये भी एक तरह की मुद्रा है कि जैसे हम कोई अधिक रुपए का सामान लाते हैं, अधिक राशि का, तो हम उसको चेक देते हैं कि भाई ये चेक है, और वो उस पर जितनी राशि लिखी होती है उतनी राशि वो इस चेक को दे करके और बैंक से जाकर ले सकता है और बैंक उसको भुगतान करेगा, क्योंकि उसमें राशि भी लिखी हुई है, जिस व्यक्ति ने चेक दिया उसके सिग्नेचर भी हैं, उसमें उसका खाता नंबर, अकाउंट नंबर, किस बैंक का है ये लिखा हुआ है, चेक का नंबर दिया हुआ है और उसमें शब्दों में लिखा हुआ है किसको देना है ये पैसा, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से इस पर लिखा अकाउंट पे ही, जिसका अकाउंट है उसी को मिलेगा। तो इस तरह से ये भी जो है चेक वर्तमान समय में एक मुद्रा का ही स्वरूप है, मुद्रा के रूप में ही जाना जाता है। अब ये चेक तभी मिलता है जब हमारे पैसे बैंक में जमा होते हैं। आगे बढ़ने से पहले दूसरी बात हम कर लेते हैं साख की। साख क्या होती है? साख अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो एक वो विश्वास है, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। जैसे मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं मोहल्ले में, वहाँ के सभी उस मोहल्ले में रहने वाले लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, ये राम है, ये हमारे मोहल्ले में रहता है, ये उनका लड़का है, और पूरे मोहल्ले के लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है। तो उनको अगर मोहल्ले के किसी व्यक्ति से कोई आवश्यकता होती है तो वो ले आते हैं उनके यहाँ सामान और वो देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ ये हमारे मोहल्ले के ही, कहीं लेकर जाने वाले नहीं हैं, वापस कर देंगे। फिर जब उस मोहल्ले के अन्य लोगों को राम से कोई आवश्यकता पड़ती है तो राम भी जानता है उनके बारे में कि उनका स्वभाव कैसा है, उनकी आदत कैसी है, तो वो उनको सामान देता है। अगर राम के बारे में उस मोहल्ले के सुरेश को मालूम है कि राम अगर कोई सामान ले जाता है तो समय से नहीं देता है, खुद स्वयं घर पर आकर नहीं देता है, और अगर अधिक दिन हो जाता है तो कह देता है जी हमने तो दे दिया, हम जानते नहीं, उसको तो ध्यान में नहीं, जी हमने तो दे दिया। तो जब ऐसी घटना रहती है तो फिर उस राम को कोई सामान नहीं देने वाला है, तो उसकी विश्वसनीयता कम हो गई, विश्वसनीयता घट गई और धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये विश्वसनीयता ही साख कहलाती है। अब अगर हम अपने मोहल्ले से बाहर निकलें, मान लीजिए हम बाज़ार में जाते हैं और कोई एक दुकान है जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, तो वो दुकान वाला जानता है, जब हम काफ़ी समय से उसके यहाँ सामान लेने गए तो उससे परिचय भी हो जाता है। वो पूछता भी कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो कुछ दिनों तक तो
आपको नकद सामान ही लेना पड़ेगा जब तक कि उसको आप पर विश्वास नहीं हो जाएगा। फिर जब वो आपके बारे में अच्छी तरह से जान जाता है और वो हमेशा आपको देखता रहता है, आसपास आपके स्वभाव से परिचित हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि मान लीजिए आप सामान लेने गए उसकी दुकान पर और आपके पास मान लीजिए आपने 2000 का सामान खरीदा और 200 रुपये कम पड़ गए, तो आप कहेंगे भाई साहब ऐसा करिए कि इसमें से 200 रुपये का सामान कम कर लीजिए। कहे क्यों, क्या बात होगी? बोले जी कम होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल दे जाना। वो तुरंत आपसे कहेगा, क्योंकि वो आपके बारे में जान गया है, पर उस आप पर उसका विश्वास हो गया है और उस पर आपका विश्वास हो गया है। वो आपके बारे में परिचित हो चुका है, आपके स्वभाव के बारे में परिचित हो चुका है। और कई बार तो देखने में आता है कि हमारी इतनी मित्रता हो जाती है दुकानदार से कि फिर हम लोगों का एक दूसरे घर आना जाना हो जाता है, हमारे घर के छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं उसमें आना जाना हो जाता है। तो ये साख कहलाती है। यही साख जो व्यापारी होते हैं उनकी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है। ऐसे ही एक देश की साख दूसरे देश में, विश्व के देशों में होती है। जब भी कहीं कुछ सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो किसी देश को तो बहुत आसानी से पैसे मिल जाते हैं, कर्जा मिल जाता है, ऋण मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। और कोई देश ऐसा है कि उसको गिड़गिड़ाना पड़ता है क्योंकि उसकी साख ही नहीं है, उस पर विश्व के देशों को विश्वास ही नहीं है कि अगर इसको दे दिया गया तो हाँ ये वापस भी करेगा, और उसकी छवि खराब रहती है विश्व में। तो इसको साख कहते हैं। अब हम आते हैं इस पुस्तक के रूप में, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये चेक है, ये भी एक तरह से मुद्रा के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और मुद्रा के रूप में वही व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है जिस बैंक का वो चेक दे रहा है उसमें उसकी धनराशि जमा होगी उससे अधिक, कम से कम उतनी तो होनी ही चाहिए, तभी वो चेक प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा कहा गया है और मुद्रा समझा गया है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। हम लोग जानते हैं कि बैंक एक औपचारिक संगठन है जो ऋण प्रदान करता है। बैंक में हम पैसे भी अपने जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो उससे ऋण भी लेते हैं। इसमें लिखा है कि भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं और बाकी वो अन्य कार्यों में लगाते हैं। और अन्य जो गतिविधियां होती है, बैंक की किसी को ऋण देना है, किसी को कुछ देना है, तो इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। और जो जमा राशि होती है हम लोगों की, उसका काफ़ी बड़ा अंश लोगों को ऋण के रूप में वो प्रयोग करते हैं बैंक। तो बैंक भी एक तरह से मीडिएटर है कि भाई हमने जो पैसा जमा कराया उसको उन्होंने ऋण के रूप में दे दिया, और जिसको ऋण दिया उससे वो क्या करते हैं, ब्याज लेते हैं। उस ब्याज से अपने जो बैंकिंग कार्य है उसको भी चलाते रहते हैं सुचारू रूप से, और फिर जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आपका पैसा भी ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है। तो एक तरह से आपका पैसा भी सुरक्षित है और दूसरे लोगों की सहायता भी हो रही है। तो बैंक भी एक तरह से मध्यस्थता कार्य कर, देखिए दिखाया ना, इधर जमाकर्ता जमा कर रहे हैं, फिर लोग ऋण लेते हैं कर्जदार के रूप में, और फिर लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। इधर जब धन निकालते हैं तो ब्याज पाते हैं। ये अलग है कि दोनों की जो ब्याज दरें हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से जो ऋण है वो एक लोगों का सहयोग करने का एक सकारात्मक तरीका है। और हाँ, वास्तव में अगर हम ऋण एक इच्छा शक्ति के साथ लेते हैं कि भाई मुझे एक व्यवसाय करना है, उसके लिए मुझे 1 लाख की आवश्यकता है और मैं परिश्रम करके इसको वापस करूँगा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सफल होता है। और कोई
दूसरे हिसाब से लेता है कि अरे चलो हम लोन ले लेंगे, कर्ज ले लेंगे, ऋण ले लेंगे, फिर जब कोई सरकार आएगी तो माफ़ कर देगी या धीरे धीरे देते रहेंगे। तो उसमें फिर वो क्या होता है, ना तो उसका व्यापार चल पाता है और ना ही उसका ऋण पूरा हो पाता है। इस तरह से जो ऋण है एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है लोगों को आगे बढ़ाने में, आर्थिक गति देने में, अर्थव्यवस्था को ठीक करने में, विभिन्न तरीकों से। अब आते हैं हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति। ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। आमतौर से क्या होता है, सामान्यतः जब किसान को बीज की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है ना, या अन्य किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, तब वो उसको धन की आवश्यकता होती है और वो ऋण लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, सामान्यतः उधार लेते हैं, फिर जब उनकी फसल तैयार होती है तो फसल को बेच करके वो ऋण पूरा कर देते हैं। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि हमने ऋण किसी ऐसे साहूकार से लिया है या सेठ से लिया है जिसका बहुत अधिक तो ब्याज है, दूसरे दुर्भाग्य से हमारी फसल ठीक नहीं हो पाई, तो फिर हम उस फसल का भी जो ऋण लिए होते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं। फिर हमने अगली फसल के लिए भी ऋण ले लिया, वो भी नहीं हो पाई, कोई ऐसी प्राकृतिक या दैविक आपदा आ गई। तो इस तरह से कभी कभी किसान जो हैं वो ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं और वो समय बड़ा कष्टदायी होता है, क्योंकि जो इस तरह से व्यक्तिगत कार्य करने वाले सेठ साहूकार हैं उन पर किसी प्रकार का नियम या कानून लागू नहीं होता है, वो अनौपचारिक संगठन के रूप में जाने जाते हैं, तो वो कष्टकारक समय होता है। और ऋण की शर्तें, ऋण की शर्तों में मुख्य तो ब्याज की दर होती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करना होता है, या जब हम बैंक में भी देते हैं तो हर महीने जो पैसे जाते हैं उसमें ब्याज सहित लगा के तब जो ईएमआई बनती है, जो मासिक जमा होता है पैसा, ये विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए दिया जाता है। भूमि, मकान बनवाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, पशु खरीदने के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए। आवास ऋण भी मिलता है, उसमें सभी अलग अलग बैंकों की अलग अलग ब्याज दरें होती हैं। और ये लेने के लिए, ऋण लेने के लिए हमें कुछ पेपर्स की, कागजातों की आवश्यकता होती है। उन कागजातों को पूरा करना पड़ता है हमें, तभी जाके बैंक से हमें ऋण प्राप्त हो पाता है। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड है, हमारा निवास प्रमाण पत्र है, हमारा पैन कार्ड है, हमारी आईटीआर है, या हमारे खेती के कागज़ हैं, या हमारे खेत के कागज़ हैं, हमारे घर के कागज़ हैं। और भी इसके साथ साथ बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कुछ गारंटर होते हैं। तो ये सारे पूर्ण करने पड़ते हैं, इसके बाद ही हमें ऋण प्राप्त हो पाता है। तो इस तरह से जो होते हैं उसको हम ऋण की शर्तें कहते हैं। अब वो चाहे औपचारिक संगठन हो या अनौपचारिक, हर स्थान पर इसको हमें पूरा करना पड़ता है। अगला है हमारा सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे प्रकार से किसानों की सहयोगी हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं, जैसे किसान, बुनकर, औद्योगिक मजदूर इत्यादि सहकारी समितियां, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है।
जैसे एक इसमें उदाहरण दिया है कि कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसमें 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है और इस जमा पूंजी को ऋण का आधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। यानी वो ऋण किसी व्यक्तिगत रूप से किसी किसान को नहीं मिला, उस समिति को मिला है। और इस पूंजी का प्रयोग सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है और यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। भाई एक बार हमने ऋण लिया, उस ऋण को वापस कर दिया, फिर दूसरा कार्य करने के लिए फिर से हम ऋण ले सकते हैं। तो ये कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने, ठीक है, या किसी प्रकार का कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ये इस तरह के ऋण मुहैया कराती है। अब आता है हमारा औपचारिक क्षेत्र में शाख। हम लोगों ने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन पढ़े हुए हैं। सिविक्स में क्या होते हैं? औपचारिक संगठन वो जो सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, उन पर पूरी तरह से सरकार का नियम और कानून लागू होता है। और दूसरा अनौपचारिक संगठन वो जो सरकार के नियम कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं या आंशिक रूप से उन पर नियम कानून लागू होता है। तो औपचारिक क्षेत्र में शाख क्या है देखती है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के शाख के स्रोत 25% सहकारी समिति बैंक, 25% व्यावसायिक बैंक, 5% अन्य औपचारिक स्रोत, 1% जमींदार, 33% साहूकार, रिश्तेदार मित्र 8%, अनौपचारिक स्रोत अन्य 2%, सहकारी 1%। तो यहाँ से लोगों ने लोन प्राप्त किया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सरकारी 1% दिखाया हुआ है, ये सरकारी 1%, फिर सहकारी समिति बैंक ये प्रतिशत, फिर अन्य औपचारिक स्रोत ये प्रतिशत, इसको अगर छोड़ा जाए कितना हो गया? 25, 5, 30, 30 और 31%। ठीक है। इसके अलावा हम अगर अनौपचारिक देखें तो इसके अतिरिक्त जो सरकारी 1% अभी दिखाया, इसके अलावा देखिए जमींदार 1%, साहूकार 33%, रिश्तेदार मित्र 8% और अन्य अनौपचारिक 2%। तो कुल कितना हो गया? 33 और 1 34, 34 8 42, 42 2 44%। 44% ऐसा है जो अनौपचारिक है, यानी बैंकों के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त। औपचारिक तथा अनौपचारिक दो क्षेत्रक ऋण होते हैं जहाँ से ऋण प्राप्त किया जाता है। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं और अनौपचारिक जो होते हैं उसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। तो ये अनौपचारिक हो गया। जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक जिसको बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी जो बैंक हैं औपचारिक रूप से उन पर दृष्टि रखता है। उसके बनाए गए नियम कानून और निर्देशन के अनुसार ही ये बैंक कार्य करते हैं और उस पर विशेष नज़र रहती है। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों को भी करा रहे हैं। छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि ऋण दे रहे हैं या नहीं। और समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और कितना ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो अनौपचारिक क्षेत्र के संगठन हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते,
उनको आरबीआई के निर्देशन में ही कार्य करना है। दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र, उसमें हमने जाना है कि साहूकार, संगठन, है ना, सेठ, दोस्त, मित्र, व्यापारी, मालिक, ये सारे हैं। वहाँ पर कोई भी नियमावली उन पर लागू नहीं होती है। कोई बहुत अधिक ब्याज पर देता है, कोई बहुत सख्ती से वसूल करता है, कोई थोड़ा कम ब्याज लेता है, और सबका ब्याज का तरीका लेने का अलग अलग होता है। और अनौपचारिक क्षेत्र में जो है तो कर्जदार को बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है। ये औपचारिक अनौपचारिक में अंतर होता है। लेकिन औपचारिक अनौपचारिक में एक अंतर ये भी है कि अगर अनौपचारिक है, मान लो हमारा रिश्तेदार है या कोई हमारे मोहल्ले का सेठ साहूकार है, उसके यहाँ हमें इतने सारे पेपर जमा नहीं करने पड़ेंगे, औपचारिकताएं पूरी नहीं करवा, ऋण की शर्तें उनके यहाँ इतनी अधिक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर हम अनौपचारिक क्षेत्र से अर्थात बैंक से ऋण लेते हैं तो उनके यहाँ बहुत अधिक ऋण की शर्तें हैं, और उसके साथ साथ बहुत दौड़ भाग होती है, जल्दी मिल नहीं पाता, ये सारी समस्याएं हैं। और कभी कभी तो कहा जाता है कि भैया बैंक वाले इतना रिश्वत मांग रहे हैं। कभी कभी होता है कि मान लीजिए सरकार सब्सिडी देती है, जैसे 1 लाख पर हमें कृषि कार्य करने के लिए सरकार अगर 10,000 सब्सिडी देती है, तो बैंक वाले वहीं पर क्या करना शुरू करते हैं, वहीं पर बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारे 10,000 की तुम्हें सब्सिडी मिल रही, 5,000 हमें पहले दे जाओ आप। तो इस तरह की स्थितियाँ भी कहीं कहीं देखी गई हैं। रोज़मर्रा के पेपर्स में भी और न्यूज़ में भी आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं, हम गए, उसने हमें दे दिया बिना किसी लिखत पढ़त के, विश्वास पर। और लिखना पढ़ना है तो एक रजिस्टर पर उसने हमारा नाम नोट किया, इतना रकम दी, डेट डाल दी, हमारे हस्ताक्षर करा लिए, काम खत्म। वहाँ कोई ऋण की शर्तें इस तरह की नहीं होती हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब आता है हमारा कि औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। हम लोग ये देख ही चुके हैं, शहरी क्षेत्र निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। कितना बड़ा क्षेत्र है कर्ज के लिए अनौपचारिक क्षेत्र। दूसरी तरफ इससे ही लगता है केवल शहरी क्षेत्र में 15% लोग ही अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ है उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। इस तरह की जो तस्वीर है ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं, और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेष ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर न रहना पड़े। अर्थात बैंकों को अपने ऋण की जो शर्तें हैं, जो इतना पेपरबाजी है, इसको कम करना पड़ेगा, तभी गरीब व्यक्ति को आसानी से ऋण प्राप्त हो सके। नहीं तो वो तो चक्कर ही लगाता रहेगा, कभी ये पेपर, कभी वो पेपर, कभी ये कागज़, कभी वो कागज़, कभी वहाँ उसके साइन कराओ, कभी उसके साइन कराओ। सीधे सीधे होना चाहिए कि भैया एक आधार कार्ड है, उसमें सारी चीज़ें हैं, ये हमारा आधार कार्ड है, उस पर जैसे ही क्लिक करो सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी चीज़ ओके है, उसके बाद उसको वेरीफाई, अगले दिन बुला लो कि हाँ जी ये तुम्हारा ऋण। तब तो गरीब की विश्वसनीयता इस औपचारिक क्षेत्र में बढ़ेगी, अन्यथा गरीब उससे दूर ही हटता चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इनके अतिरिक्त अभी हमने क्या पढ़ा, औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे ऋण का स्वरूप भी बदला, ठीक है ना। अब जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग, वो तो बैंकों तक उनकी पहुंच है, लेकिन जो निर्धन मजदूर है, श्रमिक है, छोटे किसान हैं, उनके लिए दोनों जगह नुकसानदायक है। तो एक इस आधुनिक समय में एक नई चीज़ निकल के, वो बहुत अच्छी है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका बहुत अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में मिल रहा है। ये क्या होता है? ये होता है छोटे छोटे काम करने वाले लोगों का एक समूह। जहां पर ये लोग जुड़े होते हैं। ये क्या है? ये एक नया तरीका है, देखिए, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों से संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये अधिक हो सकती है। यह परिवारों को बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि कितना वो जमा करते, कितना अपने बीच राशि को रखते हैं कि कितना जमा करना है। फिर सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। यानी इसमें से, इस समूह में से किसी व्यक्ति को यदि कर्ज की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता है किसी कार्य के लिए, तो वो अपने इस सहायता समूह से ही ऋण प्राप्त करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको जमा करते हैं। वो समूह भी अन्य जो जैसे अभी हमने पढ़ा ब्याज लेते हैं, वैसे ये भी ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। इतना होता है कि हाँ, उस जो सहायता समूह का जो सदस्य है वो आसानी से उसको जमा कर सकता है। एक सदस्य 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। अगर ये समूह ठीक प्रकार से काम कर रहा है और इनकी बचत ठीक है, तो उस बचत पर ये फिर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऋण होता है किसी समूह के नाम, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता है, उस पूरे समूह के नाम पर वो ऋण प्राप्त होता है। और उस ऋण का जो प्रयोग है वो उसमें जो सदस्य होते हैं उनके स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीनें, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है। देखिए, एक सहायता समूह का फोटो भी दिखाया गया है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। सारे लोग मिलकर बैठकर निर्णय लेते हैं अपने समूह के बारे में। जो समूह है वो दिए जाने वाले ऋण, कर्ज, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में स्वयं निर्णय लेता है। उस पर कोई व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेता है।
अब जो बैंक समूह के नाम पर ऋण दे रहा है, उस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक सदस्य भी अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता है। तो ये तरीका ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रचलित हो रहा है और लोकप्रिय हो रहा है, और एक स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की विशेष रूप से महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और इस तरह से जो समूह हैं वो और भी क्षेत्रों में काम करते हैं। ऐसा नहीं केवल आर्थिक दृष्टि से ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे जब नज़दीक होते हैं तो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, वो सामाजिक रूप से भी उनका विकास होता है और अन्य सामाजिक विषयों में भी जब वो मिलते हैं तो आपस में चर्चा वार्ता होती है और एक दूसरे के लिए सहयोगी सिद्ध होते हैं। इसी तरह का एक जो स्वयं सहायता समूह है वो बांग्लादेश में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। और बांग्लादेश में जो वहाँ के इसको प्रारंभ करने वाले थे, ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनको इस कार्य के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने इस आधार पर ही जो बांग्लादेश, उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत गति दी। देखिए इसमें लिखा भी है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के रूप में हुई। ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य हैं जो बांग्लादेश के 81,600 गाँवों में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाले ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चलाने में सक्षम हैं। अगर हम लोग स्वयं सहायता समूहों के बारे में विचार करेंगे तो ये ध्यान में आता है कि जो स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं या महिला शक्ति ही उसमें सदस्य प्रमुख रूप से हैं, तो वो समूह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और विश्वसनीय तरीके से कार्य कर रहे हैं। और जो कार्य कर रहे हैं, कुछ तो सहायता समूह ऐसे हैं कि जो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन की गुणवत्ता बहुत अधिक है, उसकी शुद्धता बहुत अधिक है और उस पूरे क्षेत्र में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में क्या है, ऋण के रूप में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। और विकास की अवधारणा या अपने देश को विकास में तेजी लानी है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र में देने वाले ऋण की शर्तों को और अधिक आसान बनाना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जैसे अनौपचारिक क्षेत्र के लोग ऋण देने वाले होते हैं, सेठ या साहूकार गाँव में आते हैं, किसी मकान पर बैठ जाते हैं और उस गांव के लोगों को जब पता चलता है कि भाई हाँ वो आ गए हैं ऋण देने वाले सेठ जी, तो वहाँ लोग जाते हैं और उनसे रजिस्टर पर लिखवा के और पैसा लेके चले जाते हैं। और फिर जब वो आते हैं तो जिसको पैसा उनको देना होता है वो अपना आके देते हैं या वो बुलवा लेते हैं और वो पैसा लेते रहते हैं। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था, यानी जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं उन लोगों को बैंक, शहरों में बहुत दूर बैंक में ना जाना पड़े, बैंक साप्ताहिक रूप से उन गांवों में जाए और उनके लिए आसान शर्तों पर वहाँ का जो प्रधान है या वहाँ का जो इस तरह का व्यक्ति है उसके वेरिफिकेशन पर उन गरीब लोगों को और जो कुछ कार्य करना चाहते हैं ऋण के माध्यम से उनको ऋण प्रदान करें। तभी उन सुदूर क्षेत्रों में जो
गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, तभी वो अपना कुछ कार्य कर पाएंगी और उनमें एक उत्साह भी आएगा कि हाँ देखिए सरकार ने हमारे लिए ये व्यवस्था की है कि हमारे यहाँ बैंक आ रहा है हमें ऋण देने के लिए। क्यों भाई, जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको तो बैंक कहता है कि हाँ जी आप ऋण लीजिए, उनके घर जाता है, सारे अधिकारी उनके घर जा रहे के लिए, हाँ जी ये पेपर यहाँ साइन करिए, वहाँ साइन करिए। अरे जो हमारे एक इकाई है, प्रशासनिक इकाई जो गांव है, वहाँ हम नहीं कर सकते ऐसा। विकास तभी संभव है जब हम वहाँ के लिए सोचेंगे, उन छोटे छोटे लोगों के लिए सोचेंगे और उनके लिए ऋण की आसान शर्तें हम रखेंगे, तभी उनको भी विश्वास बढ़ेगा औपचारिक क्षेत्र पर और वो आसानी से ऋण भी ले सकते हैं और ऋण को अदा भी करेंगे। तो इस तरह से ये जो इस चैप्टर में 2 मेन टॉपिक हैं, मुद्रा और साख, वो हमारा पूरा हुआ। अगले चैप्टर के लिए हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें और इसके क्वेश्चन के जो आंसर दें उसमें कुछ नया डाटा दें। ये नहीं कि गिनी चुनी बातें इस किताब से लेके लिख लिया, वो नहीं। जैसे औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, वो इस वर्तमान समय में सोच कर समझ कर देखिए और फिर उसका आंसर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि अनौपचारिक क्षेत्र में कौन कौन होता है, भाई कोई व्यापारी हो गया, कोई सेठ हो गया, कोई साहूकार हो गया, कोई मित्र हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, इस तरह के लोग होते हैं। औपचारिक क्षेत्र में जो हमारी सहकारी समितियां हैं या हमारे बैंक हैं। दोनों में अंतर क्या है? जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं, बैंक है, सहकारी समितियां हैं, उसमें बैंक हैं, उसमें जो है सरकार के नियम और कानून लागू होते हैं, उसके अनुसार जो ऋण की शर्तें हैं उसके अनुसार उनको ऋण देना पड़ता है। अनौपचारिक क्षेत्र में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर ब्याज की दृष्टि से देखें तो औपचारिक क्षेत्र अधिक अच्छा है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज की दर बहुत अधिक रहती है। दोनों स्थान पर अगर ऋण जो मिलने की जो समयावधि है उसके लिए अनौपचारिक क्षेत्र अच्छा होता है, वहाँ तुरंत मिल जाता है, जबकि बैंक में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो व्यवहारिक स्तर पर इसको देखें, केवल किताबी ज्ञान के आधार पर उसका आंसर हम न दें। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को करते हैं। ये किस प्रकार से बैंकों पर निगरानी रखता है? तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियम कानून के अनुसार जो है बैंकों को चलना पड़ता है। रिजर्व बैंक के अनुसार जितना निश्चित है कि हाँ इतना प्रतिशत बैंकों को ऋण देना है तो वो ऋण देना ही देना है। मतलब हर तरह से जो निगरानी रखता है बैंक, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें कुछ डाटा दें, केवल रटी रटाई चीज़ें ना दें। और वर्तमान समय में जो सबसे अधिक ऋण के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है वो स्वयं सहायता समूह ही कर रहा है। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र को समझने के लिए ये पेज नंबर 48 पर जो आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, ये बहुत आपके लिए सहयोगी है। अगर ये हमारे ध्यान में आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक क्वेश्चन जैसे है पेज नंबर 45 पर कि उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? यानी गारंटर। जैसे मान लीजिए मैं कोई नया व्यक्ति हूँ, मुझे कहीं ऋण लेना है, तो जो व्यक्ति पूरी तरह से मुझे नहीं जानता वो कहेगा भाई आपको कौन यहाँ जानता है? तो मैं कहूँगा जी वो ईश्वर चंद्र जी मुझे जानते हैं, ठीक है बुला के लाइए, या उनसे कागज़ पे लिखवा के लाइए कि हाँ मैं इनको इतने साल से जानता हूँ। तो अगर वो मेरे नज़दीकी हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें ये लगेगा कि हाँ मैं इस ऋण को लेके कहीं भाग नहीं जाऊँगा, तो वो लिख के दे देंगे या वो साइन कर देंगे, हाँ जी मैं इनको जानता हूँ और ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको ऋण दे दिया जाए। तो एक वो एक तरह से वो गारंटी होती है, गारंटी मांगी जाती है। तो ये ऋण की शर्त में ही आता है ये भी। तो ये चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए आप लोग और इसकी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।